स्वागत। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही अहम हिस्से को समझने की कोशिश करेंगे। अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक। ये वो अनुच्छेद हैं जो हमारी केंद्र सरकार की पूरी रूपरेखा तय करते हैं। नमस्कार। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ कानूनी बातें नहीं है, ये तो वो बुनियाद है जिस पर हमारी पूरी केंद्र सरकार की इमारत खड़ी है। मतलब राष्ट्रपति से लेकर सीएजी तक सबका काम करने का तरीका, उनकी शक्तियां, सब कुछ इन्हीं अनुच्छेदों में है। और हमारी ये चर्चा पूरी तरह से संविधान के इन्हीं अनुच्छेदों पर आधारित है। मतलब कोई बाहरी व्याख्या नहीं, सीधा सोर्स। मकसद बस ये है कि हम समझें कि ये जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम और उनकी कैबिनेट, संसद, सुप्रीम कोर्ट, सीएजी, ये सब मिलकर काम कैसे करती हैं। एक सिस्टम की तरह हमारी सरकार का ये ढांचा बना कैसे है और ये हिस्से एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं। बिल्कुल सही कहा। इन अनुच्छेदों को समझना मतलब एक तरह से भारत सरकार के कामकाज का पूरा नक्शा देखना है। ये हमारे लोकतंत्र की, आप कह सकती हैं, धड़कन है। इन्हें समझने से पता चलता है कि कौन क्या करता है और ये भी कि शक्तियों का बंटवारा और संतुलन कैसे रखा गया है। तो चलिए इस नक्शे को खोलते हैं। शुरू करते हैं सबसे ऊपर से, कार्यपालिका के शीर्ष से, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 साफ कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, हमारे देश के संवैधानिक प्रमुख, पहले नागरिक। हाँ, और ठीक अगला अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की सारी कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में ही होगी। मतलब सरकार के जितने भी काम होते हैं ना, वो सब औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं। लेकिन यहीं पर संसदीय व्यवस्था का एक बहुत जरूरी पहलू आता है, जिसका जिक्र अनुच्छेद 74 और 78 में है। अच्छा, वो क्या है? क्या राष्ट्रपति सीधे ही सारे फैसले लेते हैं, मतलब शासन चलाते हैं? नहीं, यही में थोड़ी सी समझने वाली बात है। अनुच्छेद 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को मदद और सलाह देने के लिए एक मंत्रिमंडल होगी, और इस मंत्रिमंडल का मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री। और राष्ट्रपति अपने काम करते हुए आमतौर पर इसी सलाह के हिसाब से चलेंगे। तो असल में जो कार्यकारी शक्ति है वो प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट के हाथ में होती है। राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रमुख हैं, लेकिन सरकार के प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। ये वेस्टमिंस्टर मॉडल है जो हमने ब्रिटेन से लिया है। अच्छा, तो मतलब राष्ट्रपति की भूमिका ज्यादातर संवैधानिक और औपचारिक हुई, जबकि असली फैसले कैबिनेट लेती है। हाँ, काफी हद तक यही बात है। देखिए, राष्ट्रपति देश की एकता, अखंडता के प्रतीक हैं। उनका पद बहुत गरिमा वाला है, लेकिन रोज का जो शासन है उसकी जिम्मेदारी चुनी हुई सरकार की है, यानी मंत्रिमंडल की। हाँ, कुछ खास हालात हो सकते हैं या कुछ विवेकाधीन शक्तियां होती हैं, पर आमतौर पर वो कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। और राष्ट्रपति का चुनाव, अनुच्छेद 54 से 62 तक इसका जिक्र है। ये चुनाव सीधा जनता तो नहीं करती? नहीं, इसके लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज, मतलब एक निर्वाचक मंडल होता है। उसमें कौन होता है? संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के भी चुने हुए सदस्य, वो वोट डालते हैं। हाँ, और कार्यकाल 5 साल का होता है, और अगर पद खाली हो जाए तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना जरूरी है। बिल्कुल। और राष्ट्रपति की शक्तियों में एक बहुत बहुत अहम शक्ति है अनुच्छेद 72 के तहत मिली क्षमादान की शक्ति। इसके जरिए राष्ट्रपति किसी सजायाफ्ता व्यक्ति की सजा को माफ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, बदल सकते हैं, यहाँ तक कि मौत की सजा को भी। ये एक तरह से न्याय व्यवस्था में मानवीय पहलू लाता है। और इसी तरह उपराष्ट्रपति का भी पद है। अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। हाँ, और उपराष्ट्रपति का एक बहुत महत्वपूर्ण काम ये भी है कि वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। पदेन मतलब ये कि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो अपने आप ही उस पद पर होने के नाते राज्यसभा का चेयरमैन भी होगा। ये सब अनुच्छेद 63 से 71 के बीच बताया गया है। और अगर राष्ट्रपति मौजूद नहीं है, मान लीजिए बीमार हैं या विदेश गए हैं, तो उपराष्ट्रपति उनके काम संभालते हैं। तो ये सिस्टम ये पक्का करता है कि देश का शीर्ष नेतृत्व कभी खाली ना रहे। ठीक है, तो ये कार्यपालिका के शीर्ष पद हो गए। अब उस अंग पर आते हैं जो देश के लिए कानून बनाता है, हमारी संसद। अनुच्छेद 79 कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी, जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। हाँ,
ये 2 सदनों वाली व्यवस्था मतलब द्विसदनीय व्यवस्था हमारे लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा है। लोकसभा, जिसे निचला सदन भी कहते हैं, अनुच्छेद 81 के तहत उसके सदस्य तो सीधे जनता चुनती है, वयस्क मताधिकार के आधार पर। ये सीधे लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। और राज्यसभा वो ऊपरी सदन है, अनुच्छेद 80। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। उसके सदस्यों को सीधे लोग नहीं चुनते, उन्हें राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य चुनते हैं, और कुछ सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत भी करते हैं। हाँ, वो जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा से जुड़े होते हैं। बिल्कुल। और राज्यसभा एक स्थायी सदन है, वो कभी भंग नहीं होती। उसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है और हर 2 साल में करीब 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। जबकि लोकसभा का कार्यकाल आमतौर पर 5 साल का होता है और उसे पहले भी भंग किया जा सकता है। तो ये संसद जो इतनी महत्वपूर्ण है, आखिर काम कैसे करती है? इसके सत्र कैसे चलते हैं? देखिए, संसद के सत्र बुलाना, सत्र को खत्म करना यानी सत्रावसान, और लोकसभा को भंग करना, ये शक्ति राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 85 में इसका जिक्र है। राष्ट्रपति समय समय पर संसद को संबोधित भी करते हैं, खासकर हर आम चुनाव के बाद जो पहला सत्र होता है और हर साल का जो पहला सत्र होता है, उसकी शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है। अनुच्छेद 86-87, उसमें सरकार अपनी नीतियां बताती है, आगे क्या करने वाली है उसका एक खाका रखती है। और सबसे जरूरी काम, कानून बनाना, वो कैसे होता है, उसकी प्रक्रिया क्या है? कानून बनाने की प्रक्रिया काफी लंबी और विस्तृत है। इसका जिक्र अनुच्छेद 100 से 111 तक मिलता है। कोई भी प्रस्ताव पहले एक विधेयक यानी बिल के रूप में किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अच्छा, किसी भी सदन में? हाँ, मतलब धन विधेयक को छोड़कर वो सिर्फ लोकसभा में ही आ सकता है। ठीक है, फिर उस पर चर्चा होती है, उसे स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जा सकता है डिटेल में देखने के लिए। फिर वोटिंग होती है। जब एक सदन उसे पास कर देता है तो वो दूसरे सदन में जाता है। वहां भी कमोबेश यही प्रक्रिया होती है। और जब दोनों सदन उसे पास कर दें तब वो बिल जाता है राष्ट्रपति के पास उनकी सहमति के लिए, और जब राष्ट्रपति उस पर अपनी मोहर लगा देते हैं तब जाकर वो बिल एक अधिनियम यानी कानून बनता है। यहाँ एक दिलचस्प बात है, राष्ट्रपति अगर वो चाहें तो धन विधेयक को छोड़कर किसी और बिल को वापस भेज सकते हैं संसद को पुनर्विचार के लिए। अच्छा। हाँ, लेकिन अगर संसद उसे दोबारा पास कर देती है, चाहे बदलाव के साथ या बिना बदलाव के, और फिर राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो उन्हें सहमति देनी ही पड़ती है। ये तो विधायिका की शक्ति दिखाता है। बिल्कुल। यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है बजट। अनुच्छेद 112 वो कहता है कि राष्ट्रपति हर फाइनेंशियल ईयर के लिए सरकार की जो अनुमानित आमदनी और खर्चे हैं उसका एक ब्यौरा, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं या आम भाषा में बजट। हाँ, बजट, उसे संसद के दोनों सदनों के सामने रखवाएंगे। ये एक तरह से सरकार का पूरे साल का हिसाब किताब होता है और इस पर संसद की मंजूरी बहुत जरूरी होती है। सही कहा। और संसद की अपनी कार्रवाई चलाने के नियम भी हैं और कुछ विशेषाधिकार भी हैं, अनुच्छेद 118 से 122 तक। एक खास बात अनुच्छेद 122 में है कि संसद में जो कार्रवाई हुई उसकी वैलिडिटी को इस आधार पर अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती कि प्रक्रिया में कोई कमी रह गई थी, और सदस्यों को भी उन्होंने सदन में क्या कहा या कैसे वोट दिया उसके लिए अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता। ये दिलचस्प है कि अदालतों को संसद की अंदरूनी कार्यवाही से एक तरह से दूर रखा गया है। ऐसा क्यों है? क्या इससे विधायिका को कुछ ज्यादा ही छूट नहीं मिल जाती? ये सवाल बहुत जायज़ है। देखिए, ये जो संसदीय विशेषाधिकार हैं, इनका मकसद ये है कि संसद और उसके सदस्य बिना किसी बाहरी डर या दबाव के काम कर सकें, खासकर न्यायपालिका के हस्तक्षेप के बिना। वो आज़ादी से अपनी बात रख सकें, बहस कर सकें, कानून बना सकें। माना जाता है कि लोकतंत्र ठीक से काम करे, इसके लिए ये स्वतंत्रता ज़रूरी है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इन विशेषाधिकारों का इस्तेमाल जिम्मेदारी से होना चाहिए, और यहीं पर वो नियंत्रण और संतुलन वाली बात आती है जिसकी हम शायद आगे बात करेंगे। अच्छा, अब एक ऐसी शक्ति पर आते हैं जो है तो कार्यपालिका के पास, पर उसका नेचर विधायी है। अनुच्छेद 123, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। हाँ, ये एक असाधारण शक्ति है, ऑर्डिनेंस पावर।
जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और राष्ट्रपति को लगे कि भाई हालात ऐसे बन गए हैं कि फौरन कोई कानून चाहिए, कोई एक्शन लेना ज़रूरी है, तो वो अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। और इस अध्यादेश का वही असर और ताकत होती है जो संसद के बनाए कानून की होती है। लेकिन ये हमेशा के लिए तो नहीं होता होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये टेम्पररी व्यवस्था है। संविधान ये कहता है कि ऐसे अध्यादेश को जब संसद का सत्र दोबारा बैठे तो दोनों सदनों के सामने रखना ही होगा, और अगर संसद सत्र शुरू होने के 6 हफ्तों के अंदर उसे मंजूर नहीं करती तो वो अध्यादेश अपने आप खत्म हो जाता है। राष्ट्रपति चाहे तो उसे पहले भी वापस ले सकते हैं। तो ये शक्ति कार्यपालिका को इमरजेंसी में तेजी से काम करने की सुविधा तो देती है, पर साथ ही ये भी पक्का करती है कि कानून बनाने की जो अल्टीमेट पावर है वो संसद के पास ही रहे। ये भी कार्यपालिका और विधायिका के बीच संतुलन का एक अच्छा उदाहरण है। चलिए, कार्यपालिका और विधायिका के बाद अब सरकार के तीसरे अहम स्तंभ की तरफ चलते हैं, न्यायपालिका। और उसके शिखर पर है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 124 इसकी स्थापना की बात करता है। इसे हमारे संविधान का संरक्षक भी कहते हैं और अपील की आखिरी अदालत भी। एकदम सही कहा। सुप्रीम कोर्ट का रोल हमारे लोकतंत्र में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जजों के वेतन, सेवा शर्तों का जिक्र अनुच्छेद 125 में है, और वो 65 साल की उम्र तक पद पर रहते हैं। ये उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए है। जो बात सुप्रीम कोर्ट को खास बनाती है वो है उसका बहुत व्यापक क्षेत्राधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 131 से 136 तक मिलता है। इसके क्षेत्राधिकार में क्या क्या आता है, थोड़ा बताएंगी? हाँ, देखिए, सबसे पहले तो इसका आरंभिक क्षेत्राधिकार है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, अनुच्छेद 131। इसके तहत वो कुछ मामले सीधे सुनता है, जैसे केंद्र और राज्यों के बीच कोई झगड़ा हो या दो से ज़्यादा राज्यों के बीच कोई विवाद हो। अच्छा। फिर है इसका अपीलीय क्षेत्राधिकार, एपीलेट जुरिस्डिक्शन। इसके तहत ये देश भर के हाई कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ अपीलें सुनता है, चाहे मामला संवैधानिक हो, सिविल हो या क्रिमिनल हो, अनुच्छेद 132 से 134 तक। और वो एक स्पेशल लीव पिटिशन या SLP होती है, जिसके बारे में हम अक्सर सुनते हैं, वो क्या है? हाँ, SLP वो अनुच्छेद 136 के तहत एक बहुत ही खास शक्ति है सुप्रीम कोर्ट की। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक से, मतलब अपनी समझ से, भारत के किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल के किसी भी फैसले, आदेश या सज़ा के खिलाफ अपील करने की विशेष इजाज़त दे सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से किसी भी मामले में न्याय सुनिश्चित करने का एक असाधारण अधिकार देता है, खासकर तब जब उसे लगे कि कानून का कोई गंभीर सवाल जुड़ा है या कहीं न्याय नहीं हुआ है। क्या सुप्रीम कोर्ट अपने ही दिए फैसलों को बदल सकता है? हाँ, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है। अनुच्छेद 137 सुप्रीम कोर्ट को अपने ही दिए गए फैसलों या आदेशों का पुनर्विलोकन यानी रिव्यू करने की शक्ति देता है। अगर कोई नई जानकारी सामने आती है या लगता है कि फैसले में कोई साफ गलती रह गई है, तो वो अपने फैसले पर दोबारा विचार कर सकता है। और एक और चीज़, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति अगर चाहें तो किसी सार्वजनिक महत्व के कानूनी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। अच्छा, सलाह मांग सकते हैं। हाँ, लेकिन ये सलाह सरकार के लिए मानना ज़रूरी नहीं होता, बाध्यकारी नहीं होती। ये सारी शक्तियाँ, मतलब अनुच्छेद 137 से 147 तक जो है, वो न्यायपालिका की आज़ादी और संविधान की व्याख्या में उसकी जो केंद्रीय भूमिका है उसको दिखाती है। और ये विधायिका और कार्यपालिका पर एक तरह का न्यायिक नियंत्रण भी रखती है। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इन 3 स्तंभों के बाद संविधान एक और बहुत महत्वपूर्ण स्वतंत्र संस्था की बात करता है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, CAG, अनुच्छेद 148। इन्हें अक्सर सरकार के खजाने का पहरेदार या वॉचडॉग कहा जाता है। ये उपमा बिल्कुल सही बैठती है। CAG का पद हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत ज़रूरी है, खासकर वित्तीय जवाबदेही पक्की करने के लिए। अनुच्छेद 149 में CAG के काम और शक्तियों के बारे में बताया गया है। उनका मुख्य काम क्या है? ये देखना कि केंद्र और राज्य सरकारों ने जो पैसा खर्च किया है, क्या वो उसी काम के लिए किया है जिसके लिए संसद या विधानसभा ने मंजूरी दी थी, और क्या वो नियमों के हिसाब से खर्च हुआ है। ये सरकारी खर्चों का ऑडिट करते हैं। और ये अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं? फिर उस रिपोर्ट का क्या होता है? अनुच्छेद 151 के मुताबिक CAG केंद्र सरकार के खातों से जुड़ी अपनी ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं। राष्ट्रपति उसे संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखवाते हैं। अच्छा। इसी तरह
राज्यों के खातों की रिपोर्ट राज्यपाल को दी जाती है और वो उसे राज्य विधानमंडल के सामने रखवाते हैं। इन रिपोर्ट्स पर फिर संसद की लोक लेखा समिति यानी पीएससी और राज्यों की जो संबंधित समितियां होती हैं वो डिटेल में चर्चा करती हैं। ये पूरा प्रोसेस ये सुनिश्चित करता है कि जनता का पैसा सही ढंग से इस्तेमाल हो और सरकारें अपने खर्चों के लिए जवाबदेह रहें। तो सीएजी की भूमिका आप कह सकती हैं कार्यपालिका पर एक महत्वपूर्ण वित्तीय नियंत्रण का काम करती है। तो अगर हम इन सभी अनुच्छेदों को एक साथ देखें 52 से 151 तक, तो ये साफ पता चलता है कि ये सिर्फ नियमों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये एक पूरी चलती फिरती व्यवस्था का खाका है। राष्ट्रपति से लेकर सीएजी तक ये सभी संस्थाएं मिलकर भारत सरकार का एक जटिल ताना बाना बुनती हैं और देश का शासन चलाती हैं। हाँ, ये एक पूरी तस्वीर सामने रखते हैं। कार्यपालिका है जो शासन चलाती है, विधायिका है जो कानून बनाती है और जनता का प्रतिनिधित्व करती है, न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करती है, अधिकारों की रक्षा करती है, और सीएजी है जो वित्तीय अनुशासन पर नजर रखता है। ये सब मिलकर ही भारतीय लोकतंत्र को असल में चलाते हैं। इन अनुच्छेदों को समझना वाकई ऐसा है जैसे हम ये जान रहे हों कि हमारे देश की सरकार की मशीनरी के अलग अलग पुर्जे कैसे फिट हैं और कैसे एक साथ काम करते हैं। और सिर्फ ये जानना ही नहीं कि कौन क्या करता है, बल्कि ये समझना भी अहम है कि ये पूरी व्यवस्था शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। सेपरेशन ऑफ पावर्स, मतलब सरकार की जो 3 मुख्य शक्तियां हैं, कानून बनाना, कानून लागू करना और न्याय करना, वो मोटे तौर पर अलग अलग अंगों को सौंपी गई हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ताकि कोई एक अंग बहुत ज्यादा ताकतवर ना हो जाए। और इसी से जुड़ा है वो नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत, चेक्स एंड बैलेंसेस, जिसका आपने पहले जिक्र किया था। बिल्कुल, सिर्फ शक्तियों को अलग कर देना काफी नहीं है, उनमें एक संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है। हमारी संवैधानिक व्यवस्था में हर अंग दूसरे पर कुछ हद तक नियंत्रण रखता है। जैसे संसद कानून बनाती है, पर न्यायपालिका ये देख सकती है कि वो कानून संविधान के दायरे में है या नहीं। इसे जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद संसद के प्रति जवाबदेह है, खासकर लोकसभा के प्रति। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, पर उसे बाद में संसद की मंजूरी चाहिए। सीएजी सरकार के खर्चों का ऑडिट करके संसद को रिपोर्ट देता है। ये जो आपसी निर्भरता है और एक दूसरे पर नियंत्रण है, यही व्यवस्था को संतुलन में रखता है और किसी एक हिस्से को निरंकुश बनने से रोकता है। ये किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। बेहतरीन। तो ये थी हमारी आज की अहम चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से 151 पर। ये अनुच्छेद हमें हमारी केंद्र सरकार की बनावट और उसके कामकाज की एक गहरी समझ देते हैं और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जिस तरह ये सभी संस्थाएं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और सीएजी एक नाजुक संतुलन में काम करके हमारे लोकतंत्र को चलाती हैं, उस संतुलन को बनाए रखने और उसे और मजबूत करने में हम सबकी यानी भारत के नागरिकों की क्या भूमिका हो सकती है, इस पर सोचिएगा जरा।